हो गया। हॉस्पिटल ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, हॉस्पिटल ऑपरेशंस किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को पहले देखना है कि ये सब चीज़ होती क्या है, फिर उसके बाद करते हैं। तो हॉस्पिटल ऑपरेशन जो होता है सारी एक्टिविटी और सिस्टम को रेफर करता है जो किसी हॉस्पिटल को स्मूथली रन करने की जरूरत होती है। अगर हॉस्पिटल को स्मूथली रन करना है तो हॉस्पिटल के जो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें, थोड़ी सीधी सी बात है, पेशेंट इंक्लूड है, डॉक्टर्स इंक्लूड है, स्टाफ इंक्लूड है, सपोर्टिव स्टाफ होता है वो इंक्लूड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं वो इंक्लूड। तो डॉक्टर इंक्लूड है, डॉक्टर स्टाफ होता है, पेशेंट है, सपोर्टिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल का, क्यों हम लोग कर रहे हैं इसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी केयर करें, मेडिकल केयर के उसमें क्वालिटी हो, क्वालिटी वाली करें, पेशेंट को सेटिस्फाइड हो, उसको सेटिस्फैक्शन हो कि हमारा जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो प्रॉपर हो, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हॉस्पिटल रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ हो, है ना, और हॉस्पिटल जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ हो, तो उसके लिए करते हैं। और इसके अलावा हम लोग डिले ना हो, वेटिंग ना करना पड़े, किसी को डिले ना हो, क्लीनेस ध्यान रखेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट्स के बीच में, इनका ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें जैसे क्या क्या चीज़ें हैं कि क्वालिटी हो, नर्सिंग केयर हो, सेटिस्फैक्शन हो पेशेंट को, रिसोर्स एफिशिएंसी हो, ये रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट के बीच में एक स्मूथ वर्किंग हो, कोऑर्डिनेशन से बड़ा कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन हो, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल है वो क्लीन हो और हाइजीन हो, वहाँ पर लोगों को वेट करना ना पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ वर्ड की कि पेशेंट मेजर कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन। तो पेशेंट केयर सर्विसेज क्या होती हैं, तो ओपीडी होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब पेशेंट आउटसाइड है कि इनसाइड है, इस पर डिपेंड करता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी, इस तरह से आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर्स होती हैं, आईसीयू वार्ड सर्विसेज होती हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड करते हैं, ओपीडी, आईपीडी, वार्ड मैनेजमेंट, आईसीयू वार्ड सर्विसेज देंगे। इसके अलावा ऑपरेशंस थिएटर भी इंक्लूड होंगे, इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूड होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। पर्पस क्या है, सीधी सी बात है, पर्पस तो डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है, केयर करना है, अवेयरनेस फैलाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इतनी चीज़ों को लोगों को ध्यान देना है। फिर बात करते हैं मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज क्या है। तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में क्या होता है, एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, एग्जामिन करना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, एंड उसका फिर डायग्नोसिस करना, मेडिसिन देना, इंजेक्शन देना, मॉनिटरिंग करना पेशेंट की, परफॉर्मिंग सर्जरी परफॉर्म करना, और नर्सिंग केयर करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज में। तो समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, गिविंग मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, मॉनिटरिंग पेशेंट, परफॉर्मिंग सर्जरीज, और प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, ये सब डिपार्टमेंट उसका काम है मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज का सर्विसेज। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती हैं, क्या काम करना होता है। तो सीधी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बिलिंग होगी, मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, फाइनेंस और अकाउंट का ध्यान रखना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा डॉक्टर की या दूसरे स्टाफ की, यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी करना पड़ेगा। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आता है। तो इसके बाद चलते हैं लोग आगे की बात करते हैं, सपोर्ट सर्विस कौन कौन करते हैं, इसको देख लेते हैं डिटेल में। लोग बात पढ़ेंगे जो इसके नाम दे रहे हैं। तो फार्मेसी,
लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, कैटरिंग सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज। ये सब सर्विसेज जो हैं ये सपोर्ट सर्विसेज में आती हैं। अब बात करते हैं सप्लाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सप्लाई और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है कि मेडिसिन की सप्लाई करना है, मेडिसिन स्टॉक में कितनी है कितनी नहीं उसका ध्यान रखना है, अगर स्टॉक में नहीं है तो उसको मंगवाना है और एक्सपायरी हो गई तो उनको हटाना है। सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खराब हो गए तो उनको ठीक करना है, उनको प्रॉपर रिपेयर कराना है, वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या उस पर रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत है, तो अगर रिपेयर करने के बाद भी अगर वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते हैं तो उसको रिप्लेस कराने की जरूरत पड़ती है। मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके लिए भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि उसको भी देखना प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं, अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो हमको उसको ध्यान देना होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोव, सिरिंज, पीपीई इन सब पर ध्यान देना होता है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का भी एक रोल होता है कि जो भी पेशेंट की रिकॉर्ड है, पेशेंट की जो फाइल है, जो रिकॉर्ड है उसको रखना पड़ेगा, तो पेशेंट की फाइल बना के रखनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर उस पर दोबारा आता है या कोई और बात बढ़ती है तो उस पिछले रिकॉर्ड को देख करके हम आगे डायग्नोसिस करेंगे। एक रिपोर्ट की तैयारी करी जाती है कि अभी का स्टेटस क्या है और उसके बेस पर एक डायग्नोसिस चलता है। और इसी तरह से कोई भी चीज़ करने से पहले भी लोग रिपोर्ट निकालते हैं और करने के बाद भी रिपोर्ट निकालते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भी यहाँ पे रोल है। कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू मैसेज जो है जाता है, अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर डायग्नोसिस किया गया है तो उसका डेटा जो है कंप्यूटर में रखा जाता है और कंप्यूटर से डेटा कोई भी देख सकता है कि अगर किसी डॉक्टर को फेस करना पड़ रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम है और इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे, तो इस मामले में डेटाबेस मिलता है कंप्यूटर सिस्टम में जिसको यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है, इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन का होता है। सीधी सी बात, अगर मेडिसिन एक्सपायर हो गई, इंफॉर्मेशन गई नहीं या एक्सपायरी डेट पर ऑलरेडी रखी है और नया स्टॉक नहीं है, बस खत्म हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल स्मूथ वर्किंग नहीं करेगा। तो स्मूथ वर्किंग के लिए ये चीज़ें होना जरूरी है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशंस। तो अगर हम लोग हॉस्पिटल ऑपरेशंस जिन्हें हॉस्पिटल जो भी काम हो रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट देंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है उसमें पेशेंट की केयर होगी अच्छे से, जैसे पहले से नहीं होती, क्वालिटी इंप्रूव होगी। और अगर हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हॉस्पिटल ऑपरेशंस को, सब लोग सहयोग करके काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, नर्स अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, पेशेंट इधर भाग रहा है, पेशेंट उधर भाग रहा है, तो क्या होगा, स्मूथ वर्किंग नहीं होगी और हॉस्पिटल के ऑपरेशंस प्रॉपर नहीं चलेंगे। तो क्या करना है, तो ऑपरेशन को बेहतर करने से का इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उससे क्या होगा, तो इम्पोर्टेंस दे रहे पहले पेशेंट की केयर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। दूसरा जो मेडिकल एरर्स जो होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन गई नहीं, जैसे जान चली गई, जब प्रॉपर टाइम से इन्फॉर्मेशन चली जाए, डॉक्टर आ ही नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती, उन सब चीज़ों को देख करके बात। अब आगे बात करते हैं सेव टाइम एंड कॉस्ट। अगर आपका ऑपरेशन अच्छा चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन मतलब तो काम करना, जो काम चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर अगर वो स्मूथ चल रहा है तो सीधी सी बात है कि लोगों का टाइम बचेगा, पेशेंट आके बैठा टाइम इन्वेस्ट करेगा, जल्दी काम में कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे क्या होगा, स्मूथ वर्किंग होने लगेगी। इसके अलावा हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। जहाँ पर लोग चार मरीज को देख पाते थे वहाँ पे 8 मरीजों को देखा जा सकेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर सब ऑपरेशन इसमें आपके हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर होते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है
और ये हॉस्पिटल का ऑपरेशन या इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तभी इस पे होगा। इससे हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, आप सब कुछ होगा, अच्छे से प्रॉपर होगा। मान लो किसी को छुट्टी पे जाना है, क्या करना है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो छुट्टी पे जा सकता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉस्पिटल कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ वर्किंग हो रही है ना। और मान लो कोई भी ऑपरेटर्स खराब है तो उसमें भी अगर से कोऑर्डिनेशन होगा तो काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा पहले आगे आ सकते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या हम लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले डेली की एक्टिविटी जो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं और एक रेगुलर इंटरवल पर भी जो हॉस्पिटल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो ऑपरेशंस होती है, ऑपरेशन मतलब वर्किंग फंक्शनिंग जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पहले ये भी देख लें कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, मतलब अगर आप इसमें वर्किंग करते हो हॉस्पिटल के अंदर तो पेशेंट सर्विस, पेशेंट को सर्विस बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, है ना। पेशेंट आएगा, पेशेंट जो प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा, इधर घूम रहा उधर घूम रहा है, ये सब मिलेगा। मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, मेडिकल की जो सर्विस मिलेगी, डॉक्टर भी अवेलेबल है, सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है, तो कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई भागना भाग नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज प्रॉपर, नर्स ऐसा नहीं कि बात करे बात बैठ के या दूसरा स्टाफ बात कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है ना, उनको सर्विलेंस सर्विस से मतलब ऐसा नहीं होगा। तो क्या है कि इसमें मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज भी काम आएंगे। और सपोर्टिव सर्विसेज में क्या है कि जो लोग साफ करते हैं हॉस्पिटल को, हाइजीन रखते हैं, क्लीन रखते हैं, और वो और इसके अलावा जो दूसरे स्टाफ होते हैं जो अवेयरनेस फैलाते हैं, तो ये अगर सपोर्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। सीधी बात सोचो आप कि पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल गंदा सुनना पड़ा है, कोई सफाई ही नहीं है, लोग आएंगे क्या होगा, वो नहीं आना चाहेगा दोबारा। एक बार आएगा तो वो तो ठीक कराने आया था और ठीक कराने के बाद जाता बीमार हो गया, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो तो और भी ज़्यादा गंदा है, और भी ज़्यादा गंदा है, तो पेशेंट बजाय ठीक होने के और ज़्यादा बीमार भी पड़ सकता है। तो इसलिए जो सपोर्टिव सिस्टम होता है, अवेयरनेस भी फैलाना होगा कि और बीमारी ना फैले, और बीमारी फैलेगी तो दिक्कत होगी। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव का भी रोल होता है कि जो स्टाफ है हॉस्पिटल के अंदर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करें हम लोग ऑपरेशन की स्टडी, ना करें चलने दो। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग टाइमली और क्वालिटी मेडिकल केयर करते हैं, टाइम से और क्वालिटी वाला मेडिकल केयर करेंगे, इंश्योर करेंगे पेशेंट को कि आप सेटिस्फाइड होके ही जाओ, सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको। जितने भी हॉस्पिटल के रिसोर्सेज हैं उसका यूज करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे। इसके अलावा वेटिंग टाइम जो होगा लोगों का, पेशेंट का, जो पेशेंट के साथ जो लोग हैं वो कम होंगे, ये डिले नहीं होगा। इसके अलावा क्लीन रहेगा हॉस्पिटल, हाइजीन रहेगा, स्मूथ कोऑर्डिनेशन होगा सारे डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल ऑपरेशंस के, इनको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें मेजर कंपोनेंट क्या है, बात देख चुके थे, फिर से देख लेते हैं। मेजर कंपोनेंट्स हॉस्पिटल ऑपरेशंस के यहाँ क्या है, पेशेंट केयर सर्विसेज। तो पहला कंपोनेंट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का या हॉस्पिटल ऑपरेशंस का कि पेशेंट की केयर करना बहुत ज़्यादा। अब ये पेशेंट जो होंगे वो दो डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो सकता है और इन पेशेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। तो दोनों डिपार्टमेंट में पेशेंट की केयर जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा मिलनी चाहिए, पता पड़ा है इमरजेंसी में नहीं काम कर रही है तो पेशेंट तुरंत चला जाए, उसको जानी नहीं चाहिए। तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेटर्स हैं उनको प्रॉपर काम करना चाहिए। पता पड़ा ऑपरेशन कर रहे हो और ऑपरेटर चल ही नहीं रहा, जितने भी मशीन्स हैं टूल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपर,
तो सीधी सी बात जो पेशेंट है उसकी जान चली जाएगी। तो इसलिए ऑपरेशन थिएटर भी साफ सुथरा होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ हमेशा रेडी रहना चाहिए, इमरजेंसी का स्टाफ हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कभी जरूरत पड़ सकती है, पता आपको कहीं चला गया तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो सबको जल्दी रहना चाहिए। आईसीयू में भी स्टाफ एकदम रिजर्व रहना चाहिए कि कभी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है स्मूथ वर्किंग के लिए। दूसरा पर्पज क्या है? टू डायग्नोज, ट्रीट एंड केयर पेशेंट। डायग्नोज करना, उसका लगातार ट्रीटमेंट करना, चेक करना, ट्रीटमेंट करना और फिर उसकी केयर करना कि आगे उसको कोई भी रोग ना लगे। आगे बात करते हैं मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विस, जो हमने भी देखा था। तो मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विस में क्या होता है? तो मेडिकल डॉक्टर्स आते हैं इसमें, नर्सेज आती हैं और पैरामेडिकल स्टाफ होता है। पहले कौन कौन लोग आते हैं इनको भी देखना जरूरी है। तो इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ होता है। फंक्शन क्या होता है? एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, यानी कि एग्जाम चेक करना और इलाज करना। दूसरा गिविंग मेडिकेशंस एंड इंजेक्शन का काम है। इसमें डॉक्टर का क्या काम होता है? नर्सेज का क्या काम है? डॉक्टर का काम है इंजेक्शन लगाना, ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना, एग्जामिनेशन करना कि भैया ये चीज़ है भी कि नहीं, उसके तरह तरह के टेस्ट रेफर करना, कोई भी डिसीज पता नहीं पड़ पा रही है सिम्टम्स के बेस पर। जैसे मान लो रात के समय बुखार आ जाता है, तो रात के बुखार में कई रीजन हो सकते हैं, टाइफाइड का होना या फिर किसी मच्छर का काट लेना, मलेरिया होना, है ना, डेंगू होना, ये सब होते हैं लक्षण, सिम्टम्स होते हैं जिसको देखते। तो यहाँ पर फिर टेस्टिंग लिखेंगे डॉक्टर। अब टेस्टिंग लिखेंगे तो टेस्टिंग के बेस पर उसका टेस्ट होगा। तो डॉक्टर का काम क्या है? एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। दूसरा है मेडिसिन, एग्जाम कर लिया, टेस्ट लिख दिए, टेस्ट आ गया, टेस्ट आने के बाद क्या करना होगा? उसको मेडिसिन देनी, तो उसको मेडिसिन देना, इंजेक्शंस देने अगर जरूरत है तो, या मेडिसिन और इंजेक्शन जो ज़्यादा जरूरी हो, क्योंकि इंजेक्शन जल्दी फायदा कर सकता है मेडिसिन के कंपैरिजन में। और फिर ये भी देखना कि मरीज की सिचुएशन क्या है, उसके बेस पर भी काम करना। मॉनिटरिंग पेशेंट, लगातार मॉनिटरिंग करना कि ऐसा ना हो कि किसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाए तो तुरंत उस समय पर्सन को होना चाहिए। तो मॉनिटर करते रहना लगातार कि हाँ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मॉनिटरिंग करना। फिर परफॉर्मिंग करना सर्जरीज, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ रही है तो सर्जरी को परफॉर्म करना पड़ेगा। बाद मान लो हम किसी चीज़ को क्योर करना चाहते हैं, कैंसर, उसको क्योर करना चाहते हैं बिना सर्जरी के, अब नहीं अगर हम रोक पा रहे हैं तो फिर हमें सर्जरी करना पड़ेगा। कुछ अटेम्प्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा नर्सिंग केयर भी मिलनी चाहिए पेशेंट को। अब आगे फिर से बात करते हैं एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आता है रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में आया है नया तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, और अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, बिलिंग करना। इस तरह से डॉक्टर की सैलरी के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, वो भी करेगा। इसके अलावा जो स्टाफ वर्क कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर उसको प्रॉपर मैनेज करना, मेडिसिन की क्या कंडीशन है, कितनी का स्टॉक में मेडिसिन है, कितनी नहीं, उसको मैनेज करना, है ना। और रिपोर्ट देना मेडिकल कि भाई आज इतने पेशेंट आए, इतने पेशेंट ठीक हो गए और इतने पेशेंट ठीक नहीं हुए, इतने पेशेंट भर्ती है, अभी एडमिट हैं और इतने पेशेंट नहीं हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड बिलिंग, रजिस्ट्रेशन करना और बिलिंग करना। जैसे मेडिसिन खरीदी गई हॉस्पिटल में तो उसकी बिल कर देना पड़ेगा, डॉक्टर से कोई इलाज हुआ तो उसका बिल देना पड़ेगा। ये काम किसका? रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन डॉक्टर का भी होगा और पेशेंट का भी होगा। बिल की केस में तो सीधी सी बात है पेशेंट भी आएगा। दूसरा था मेडिकल रिकॉर्ड्स। सीधी सी बात है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स भी रखना है रोज का रोज हर एक पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि उसकी वजह से रिकॉर्ड रखने से क्या होगा कि हम लोग उस पेशेंट को रिकॉर्ड अगर रखेंगे तो आगे अगर वो आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग प्रॉपर वे में कर सकते हैं। नहीं तो रिकॉर्ड ना होने में क्योंकि पेशेंट एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बताता और ना वो बता सकता। डॉक्टर को मालूम है उसको क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या मेडिसिन दी थी और क्या उसका सुधार हुआ था।
आगे उसने क्या फॉलो नहीं करा, या आगे क्या वजह थी कि वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, या फिर से उभर आया कोई और, तो उस सब चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा। सीधी बात है कि अगर मान लो कोई भी होता है, हम लोग अपॉइंटमेंट करके भी आते हैं, जैसे इसके डॉक्टर हैं, जिसके डॉक्टर के लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर आते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना, कि अगर इस टाइम पीरियड में 3 to 6 टाइम पीरियड में अगर पेशेंट ओवर हो रहे हैं तो उस शेड्यूल को बंद कर देना, इस शेड्यूल में नहीं हो सकता 6 to 9 वाले में। तो इस तरह से जो शेड्यूलिंग करना होगा, जैसे डॉक्टरों की भी शेड्यूलिंग होगी कि डॉक्टर कौन से किस टाइम आएगा, उसको किस से ज़्यादा सही रहेगा, उनकी भी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स में बताया कि कौन स्टाफ कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है ना, नर्सिंग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो क्लीन वाले स्टाफ है, क्लीन करने वाला, हाइजीन रखने वाला, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में आएंगी, यानी कि जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितना भी स्टाफ है, वो सब का सब प्रॉपर काम करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो स्मूथ वर्किंग होगी नहीं, ऑपरेशन प्रॉपर होगा नहीं, ऑपरेशन का मतलब फंक्शनिंग इन द हॉस्पिटल प्रॉपर होगा नहीं, और अगर हॉस्पिटल प्रॉपर फंक्शनिंग होगा नहीं तो पेशेंट सेटिस्फाइड होगा नहीं, और सेटिस्फाइड नहीं होगा तो पेशेंट आएगा नहीं। और अवेयरनेस बल्कि अवेयरनेस उल्टी फैलाएगा कि इस हॉस्पिटल में मत जाना, ये हॉस्पिटल तो खराब अंदर है, बजाय ठीक होने के आपको बीमार भी चले जाओ, कुछ हॉस्पिटल जाने से ना ही लो ज़्यादा अच्छा। तो इसलिए हॉस्पिटल में ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई अभी हॉस्पिटल के पास कितना पैसा है, क्या कोई नया टूल्स खरीदा जा सकता है, कोई नई मशीन खरीदी जा सकती है, कोई नया एप्रेटस लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी जाती है। अकाउंट्स का डिटेल रखना पड़ेगा कि भाई आज की डेट में ये एप्रेटस खराब हो गया, अब नया एप्रेटस आया, उसका अकाउंट बनाना, या किसी डॉक्टर ने एडमिट लिया, डॉक्टर आए ठीक के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन लिया आपने कि मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, तो वहाँ पर जाकर उनका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा कि किस डेट को क्या क्या सैलरी गई और कितनी सैलरी बची है वगैरह वगैरह जो भी है, वो अकाउंट बनाना फाइनेंस रिलेटेड। फिर हम लोगों ने बात करी सपोर्टिव सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये जो होते हैं वर्क स्मूथनिंग के लिए काम करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, फार्मेसी आता है, दवा का करते हैं, लैबोरेटरी आता है, लैब में जो काम होता है एक्सरे वगैरह, स्कैन वाला, रेडियोलॉजी भी इसी में आता है, रेडियोलॉजी हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, जो रख रखाव रखेगा कि जो भी हॉस्पिटल में चीज़ें हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, उनका रखना। लॉन्ड्री में जो भी क्लॉथ वगैरह हैं जो गंदे हो गए हैं, रोज रोज पेशेंट के कपड़े धो जाते हैं, जब उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको धोते रहना। डाइट का ध्यान देना, डाइट की सर्विस दे रहना। तो ये अदर स्टाफ भी होता है जो आता है सपोर्ट। फार्मेसी वाला अब आपने फार्मेसी कर दिया, एक डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, फार्मेसी दवा का काम करेगा। दूसरा होगा लैबोरेटरी वाला, वो लैब में काम करेगा, लैब में जोड़ते हैं। रेडियोलॉजी में जैसे एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, MRI हो गया, ये सब चीज़ें अलग डिपार्टमेंट होगा, ये सब सपोर्टिव सिस्टम है। हाउस कीपिंग पूरे हॉस्पिटल में ध्यान जो रखेगा। लॉन्ड्री में कपड़ों का जो ध्यान रखेगा, कपड़े मतलब चर्म वाले तो धोते रहना, तो ये डिपार्टमेंट होगा। डाइट वाला डाइट डिपार्टमेंट को देखेगा कि सबको मरीजों को प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं। बड़ी बड़ी तो जिद करता है भाई मैं नहीं तो ये खाऊंगा, खिलाऊंगा। अगर आप खिलाओगे, ख्याल दोगे तो आप ही बदनाम हो जाओगे। आपको हम तो अच्छा ट्रीटमेंट करते, पेशेंट तो आप ही बदनाम करेगा। तो आपको जोर दे के कह रहे हैं कि नहीं खाना, तो बदनामी तो आपकी होगी। मना तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, आपको मना करना पड़ेगा। आपको दवा खानी है, चाहे दवा कड़वी हो या मीठी हो, और आपको ये चीज़ें नहीं खानी है तो ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप उल्टा हो तो कोई बात नहीं। सिक्योरिटी का भी ध्यान देना होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी लीक हो जाती है, किसको क्या रोग है, क्या नहीं, जब तक पेशेंट अपनी बात से ना बताए,
अपने मुंह से ना बताया कि मुझको ये रोग मुझे ऐसा हुआ, तब तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड लीक नहीं करनी चाहिए। आगे बात करते हैं सप्लाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, ऑल रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जिसमें क्या होते हैं, मेडिसिन होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ये क्या होना चाहिए, सप्लाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी कि अगर इंजेक्शन हैं तो सप्लाई हमेशा होती रहेगी, मेडिसिन हैं उनकी सप्लाई हमेशा होती रहेगी, कुछ टूल्स होते हैं कुछ बाद खराब हो जाते हैं, हम सब बदलते रहेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ दिन बाद एक बार काम करने पर खराब हो जाते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी अक्सर बदलना पड़ता है। तो उन सब चीज़ के लिए हमेशा एक सप्लायर चाहिए होगा। तो वो भी क्या होगा, एक हॉस्पिटल की बॉडी होगा, या कि हम सप्लाई प्रॉपर वे में करें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी है। इसके अलावा ग्लोव्स हो गया, सीरीज हो गया, पीपीई हो गया, इन सब की सप्लाई होती है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो मेंटेनिंग एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि पेशेंट का एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी रिकॉर्ड के बेस पर आगे उसका डायग्नोसिस होगा या कोई रोग फैलता है तो उसके बारे में उसकी स्टडी करके उस दूसरे रोग का भी स्टडी करा जा सकता है। जैसे कोरोना फैला था तो कोरोना को दूसरे लोगों से मिला करके स्टेट डिसीज इसका जो है इलाज बढ़ा दिया, तो उसके बेस पर काम हुआ। तो सारे पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है पेशेंट की, कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड को रखा जाता है ताकि कोई भी बंदा दूसरा डॉक्टर उसको देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसके बाद कर देते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, सीधी सी बात है, पेशेंट को क्वालिटी देना है, मेडिकल एरर्स ना हो, अगर स्मूथ वर्किंग होगी तो, या इम्पोर्टेंस तो स्मूथ वर्किंग हो, स्मूथ वर्किंग मतलब सारे ऑपरेशन हॉस्पिटल में प्रॉपर होंगे तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, रिड्यूसेस मेडिकल एरर्स, जितनी मेडिकल एरर्स हो रही हैं उनको रोकथाम करना, सेव करना टाइम को और कॉस्ट को, हॉस्पिटल एफिशिएंसी बढ़ाना, मरीज को संतुष्ट रखना और बेटर डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल ऑपरेशन क्या है हॉस्पिटल में? तो हॉस्पिटल की तो जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और हॉस्पिटल ऑपरेशन क्या है, बैकबोन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चीज़ होती है, बैकबोन, ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेशन और किसी को इनकरेज करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब ऑपरेशंस में ही आती हैं। कि अगर हॉस्पिटल में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दिन रात ड्यूटी, ना आप उनकी सैलरी बढ़ा रहे हो, ना आप उनका उत्साह बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, आप उसमें कभी नहीं हुए। आपने सैलरी बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, और सैलरी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो कोई भी पेशेंट जो काम कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है हॉस्पिटल में, वो तभी ऑपरेशन प्रॉपर करेगा जब उसकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। उसको लगेगा कि मैं सही जगह पे हूँ और मुझे स्मूथ मिल रही है, पेशेंट को स्मूथ वर्किंग मिल रही है। तो बैकबोन जो होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या हॉस्पिटल का ऑपरेशन होता है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसका बैकबोन जो है वो टूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो गुड हॉस्पिटल ऑपरेशन इंश्योर्स दैट पेशेंट रिसीव्स द राइट ट्रीटमेंट टाइम इन राइट वे। यानी कि कोई भी हॉस्पिटल अच्छा कब कहलाएगा, कम समय में अच्छा ट्रीटमेंट करा जाए सही तरीके से। अब आप चीर फाड़ की जरूरत नहीं, आप चीर फाड़ पड़े तो वो आपकी गलती है। जब वो ऐसे ही ठीक हो सकता है, जैसे गायनोलॉजिस्ट होते हैं, अगर जन्म ऐसे ही हो सकता है तो उसमें चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं। अगर आप चीर फाड़ कर रहे हो बिना वजह, आपका रिकॉर्ड चीर फाड़ कर जाता है, तो उसका मतलब सिर्फ एक है कि आप अच्छे हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। जहाँ पर चीर फाड़ का होगा, सीधी सी बात, आप पैसे पूछ लो
कौन पेशेंट चीर फाड़ कराना चाहेगा, हर पेशेंट चाहेगा मुझे ऐसे इलाज हो जाए, मैं ऐसे क्यों हो जाऊँ। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि दी हमें चीज फाड़ करानी है, समय पर हो जाए काम, राइट तरीके से हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सही तरीके से काम होना चाहिए, ये नहीं कि आप बिना वजह उसको चीर फाड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है अगर हॉस्पिटल को स्मूथ चलाना है। तो मेरी समझ में आप लोग बात को समझे होंगे और जाने होंगे, और इसको आप सुनिए और देखिए।